अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक और ख़बर आई है जो पहली खबरों जैसी ही है, लेकिन इस दफ़ा एक दूसरे सहाफ़ी की तरफ से आई है। और इस खबर में फिर ये बताया गया कि इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात हो गई है टॉप शख्सियत की, और क्या राज़ो न्याज हुए हैं उस पर भी आपको बताएंगे। क्या ये खबर हकीकी लगती है या कोई नई ट्रक की बत्ती है, इसके ऊपर भी बात होगी। ये भी आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है गिलगित की। नवाज शरीफ साहब रवाना हो गए हैं जनीवा, और उधर शेख वकास अकरम और सुहेल आफरीदी आमने सामने हैं, जबकि फैसल वावडा की भी वापसी हुई है और उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं ट्विटर के ऊपर। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, खबर शुरू करते हैं। आज रिजवान गिलज़ाई हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, नौजवान, और बहुत हमेशा नज़र आता है कि डट के ख़बरें देते हैं। तो रिजवान गिलज़ाई ने ये ख़बर दी है अपने व्लॉग में कि इमरान खान साहब के साथ जेल में एक बहुत ही अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में एज़ यूजुअल मामला तय करने की कोशिश की गई है। उनके बकौल ये बताया जा रहा है, उनके सोर्सेज ने उन्हें ये खबर दी है कि इमरान खान साहब ने कुछ तो लचक दिखाई है। यानी उन्होंने ये जो एक खौफ उनके बारे में फैला हुआ है कि वो बाहर निकलेंगे तो बहुत इंतकाम लेंगे और बस तहस नहस कर देंगे सब कुछ, ये वो, तो उस टेरर को उन्होंने ख़त्म करने के लिए ज़रूर कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वो कोई इंतकाम के ऊपर बिलीव नहीं करते, कोई वो इंतकामी सियासत के ऊपर बिलीव नहीं करते, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो वो कोई किसी किस्म का इस तरह का मंजरनामा नहीं बनाएंगे कि कोई उन्होंने हर चीज़ जो है वो निशाने पर रख लें या हर किसी को तहस नहस कर दे। तो ये इस तरह की उनकी कोई नहीं है इरादे। लेकिन जो उनसे आगे से डिमांड की जा रही थी कि आप बाहर निकलें तो आप या तो बनी गाला चले जाएं या आप कुछ अरसे के लिए बैरूने मुल्क चले जाएं, और अगर यहाँ पर भी रहें तो खामोशी इख्तियार करें, कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करें, सिस्टम को फ़िलहाल चलने दें, और ये भी कि अगले इलेक्शन की तैयारी करें और फिर अगला इलेक्शन जैसे मर्ज़ी लड़ें और फिर उसमें जो भी होगा उसके मामला देख लेंगे। तो ये उन्हें ऑफ़र की गई है, लेकिन इस बात के ऊपर इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं, और उन्होंने फिर वही जवाब दिया है कि वो ऐसी किसी डील या ऑफ़र को कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब, हम जब बाहर निकलेंगे तो अदालतों के ज़रिए ड्यू प्रोसेस से निकलेंगे, किसी डील के तहत नहीं निकलेंगे कि मैं आपको ये यकीन दहानी करा दूं कि जनाब मैं तो बाहर निकल के खामोशी से बैठ जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है वो मामला फिर ज़ाहिर है फाइनलाइज नहीं हो सके, लेकिन यह है कि कम अज़ कम इमरान खान की हद तक ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई कि जनाब मैं इंतकामी सियासत नहीं करूँगा। तो ये तो वो ख़बर है जो रिजवान गिलज़ाई ने दी, उनके बकौल उनके सोर्सेज ने उन्हें ये खबर दी। अब क्या ये खबर दुरुस्त है या ये खबर जो है कोई और ट्रक की बत्ती है? अगर इस पे आप मेरा एनालिसिस पूछें तो मुझे ये अगेन एक ट्रक की बत्ती ही नज़र आती है। ऐसी कई खबरें हम पिछले 2-3 सालों में कई मरतबा सुन चुके हैं कि अब ये डील ऑफ़र हो गई है, फ़लाँ शख्सियत ने मुलाकात की है, फ़लाँ शख्सियत ने, डील्स उन्हें ज़रूर ऑफ़र हुई हैं और 2-3 मरतबा बड़ी सीरियस डील्स ऑफ़र हुई हैं उन्हें। लेकिन अब जिस पोजीशन पर ये सिस्टम है, यहाँ पर फ़िलहाल इमरान खान साहब से कोई मुलाकात वग़ैरह का मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता इम्कान, और ना ही कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये सिस्टम इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा या उसके लिए कोई आमादगी ज़ाहिर करेगा। इसको क्या सिस्टम को पड़ी है कि वो बिला वजह अपने गले में जो है वो कोई मसला डाल ले। तो मुझे नहीं ये समझ में आता कि इस वक्त कोई क्यों जाके इमरान खान से मुलाकात करेगा। दूसरी बात ये कि अगर मुलाकात कोई कर रहा है और ये सोच रहा है कि इमरान खान उस मुलाकात में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, तो ये तो इंतहाई कोई बेवकूफ़ाना बात है कि आप उसे रखें कैद तन्हाई में, और इमरान खान को आप ईद पे अपने बच्चों से बात ना करने दें, उनकी बहनों से मुलाकात ना करने दें, उनके लॉयर्स से ना उन्हें मिलने दें, उनको टोटली आप आइसोलेट रखें, उनका इलाज ना आप आँख का होने दें, उनके ज़ाती मॉलेज को ना मिलने दें। तो जब आप ऐसे किसी बंदे को रखें और उसके बाद आप ये सोचें कि वो आपकी किसी ऑफ़र पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, नज़र नहीं आता। तो जब भी कभी बात होगी, कुछ भी होगा, तो हमें कुछ माहौल तो नज़र आएगा ना कि भाई चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ हुई हैं, तो शायद अब इमरान खान भी कुछ नरम पड़े और सोचें कि हाँ यार, ये बात तो इस तरह से की जा सकती है। तो मुझे तो ऑनेस्टली कोई ऐसे इम्कान नज़र नहीं आते, ना मेरे सोर्सेज ने मुझे कोई ऐसी खबर दी है कि कोई मुलाकात हुई है, और ना ही मुझे इसका कोई फ़िलहाल इम्कान भी नज़र आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आगे चलकर प्रेशर और बढ़ेगा इस हुकूमत पर, इस सिस्टम पर,
और उसकी वजह होगी मईशत। जो माशी फैसले हैं, जिस तरह से मुल्क जो है पीछे की तरफ जा रहा है, जो आम आदमी है वो बेचारा जिंदा दरगोर हो गया है, ये वो चीज़ें हैं जो इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनने जा रही हैं। और आने वाले बजट के बाद इसमें आप मज़ीद इजाफा देखेंगे। तनकीद अभी से शुरू हो चुकी है, इनके अपने हामी अब जो है वो इनके ऊपर लानतें भी भेज रहे हैं और उनको हकाइक भी दिखा रहे हैं, आईना भी दिखा रहे हैं, और ये सिलसिला अभी मज़ीद बढ़ेगा, आगे आपको नज़र आएगा बढ़ता हुआ। तो ये एक उनके ऊपर बर्डन ज़रूर होगा इस हुकूमत के ऊपर, लेकिन उसका क्या ये नतीजा निकलेगा कि उसके वजह से इमरान खान के साथ कोई मामलात तय करने की कोशिश की जाएगी, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन राइट नाउ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं कहती कि रिजवान गलज़ाई जो हैं उन्होंने कुछ बदनीयती पर मबनी जानबूझकर के कोई ऐसी खबर दी होगी। ज़ाहिर है हर सहाफ़ी के अपने सोर्सेज होते हैं, और रिजवान गलज़ाई अदरवाइज़ बहुत अच्छे और बड़े कंपिटेंट सहाफ़ी हैं। मुमकिन है कि उनके सोर्सेज ने उन्हें खबर दी हो, मुमकिन है कि सोर्सेज की खबर ही ठीक ना हो, और मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई बदनीयती पर जानबूझकर कोई गलत खबर दी होगी। जैसे कि बहुत से लोग शुरू हो जाते हैं कि जी ये उनका सहाफ़ी है जी इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे, इसलिए शुरू हो जाते हैं, तो ये तो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन यस, खबर सही भी हो सकती है, खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये खबर जो है दुरुस्त मालूम नहीं होती। इसलिए ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती हो सकती है। अभी ये जीबी का इलेक्शन है, आगे बजट आना है, तो इस तरह की बातें आमतौर पर इस तरह के बड़े इवेंट्स के ऊपर जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसका मकसद दो तीन तरह का होता है कि जी कोई हुकूमत को अंडर प्रेशर कर दिया जाए, या बहुत से दीगर मामलात से जो है वो तवज्जो हटा ली जाए, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आ रही। वरना आप देखें ना, इमरान खान से थर्सडे को भी मुलाकात का दिन हुआ करता है, पार्टी रहनुमा आज भी वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने नाके से भी आगे नहीं गुजरने दिया। वो वहाँ मौजूद पुलिस वालों को अदालती ऑर्डर भी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे तक नहीं जाने दिया। तो जहाँ इस तरह की सिचुएशंस हो कि ना बहनें मिल रही हैं, ना कोई पार्टी वाला बंदा, ना कोई चक्कर किसी तरह का, तो क्या कोई कह सकता है कि जनाब उनकी जो है वो कोई मुलाकात हो रही है। हालत ये है कि चले इमरान खान की मुलाकातें तो फिर भी आप कहें चले जी बंद हैं, पहले से ही हैं। इवन उनकी पार्टी के लिए क्या है, उनकी पार्टी तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही इस वक्त सिस्टम के लिए, कोई उनको उनकी जानिब से ऐसी मज़ामत नहीं हो रही, कोई एहतजाज नहीं वो कर रहे कि जिसकी वजह से कोई सिस्टम पार्टी पे जो है वो सख्ती करे। लेकिन इसके बावजूद सख्ती रखी हुई है। अभी भी आप देखिए कि गिलगित में सारे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों को कैंपेन से बाज रखा हुआ है, और वहाँ पर उनको फ्री हैंड नहीं मिला हुआ, और बल्कि उल्टे सीधे बयानिए बनाने के लिए पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है, वसाइल झोंके जा रहे हैं बाकायदा। तो ये सब भी हो रहा है। तो अभी से ऐलानात शुरू हो गए हैं, इवन अभी से ऐलानात शुरू हो गए हैं कि जनाब वोट पड़े ना पड़े कुछ भी है। अब तो मतलब पहले एक होता था, शर्मो हया होती थी, धांधलियाँ भी होती होंगी, चीज़ें भी इधर उधर होती थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी शर्म होती थी कि सिस्टम आके यूँ ऐलान नहीं कर रहा होता था कि हाँ हम ये कर रहे हैं, बदमाशी है, कर लो जो करना है। मतलब मैक्सिमम ये होता था कि कुछ चीज़ें पीछे होती ज़रूर थी, और आगे उन्हें कवर करने की कोशिश की जाती थी, पर्दे के पीछे कुछ मामला तय होते थे। अब क्या है, अब खुलेआम आके बताया जा रहा है कि हाँ जी वोट बेशक पीटीआई को मिले या ना मिले, लेकिन हुकूमत तो बहरहाल उन्हें किसी सूरत नहीं मिलनी। ये तो पत्थर पर लकीर है, ये तो तय हो चुका है। अब तो खुल के जो है वो इस तरह की बातें की जाती है, और अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है वो ऐसा अब लग रहा है कि जैसे नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि जी खुले आम आके बता दो इलेक्शन से पहले ही कि जनाब आप तो कहीं है ही नहीं गेम में, आप किस चक्कर में। राना सनाउल्लाह साहब भी आज बोल रहे थे जी पीटीआई तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज मैं देख रही थी मतीउल्लाह जान साहब ने इस पर बात की हुई थी कि डॉन न्यूज़ ने इवन डिस्कशन की हुई है गज़र पे और ये वो जहाँ जलसे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पीटीआई का कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ, जैसे वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये इस तरीके से आप अगर करेंगे कि जी ऑपोजिशन को आपने इस कदर दीवार से लगाना है, और उन्हें आप पहले ही अनाउंस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें वोट मिल भी जाएं तो हम तुम्हारी हुकूमत नहीं बनने देंगे, तो फिर आप ऐसा इलेक्शन करवा ही क्यों रहे हैं? आखिर इस तरह के ढोंग इलेक्शंस का मकसद क्या है? आखिर किसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं आप इस तरह के इलेक्शंस करा के? बल्कि उल्टा इससे हो ये रहा है कि अब बाहर भी लोगों को तनकीद करने का मौका मिलेगा। आपके पड़ोस में आपका दुश्मन है, और ये तो वैसे ही आपको पता है कि इस तरह के इलाके हैं गिलगित और कश्मीर के जहाँ पर सेंसिटिव मामलात हैं, तो भाई आप उनको भी मौका दे रहे हैं कि जनाब देखें ये हमारे मकबूजा कश्मीर में जो है इलेक्शंस पे तनकीद करते थे, और इनके अपने इलेक्शंस में क्या हो रहा है, इलेक्शन से पहले ही अनाउंस किए जा रहा है कि जी पीटीआई को तो हमने हुकूमत ही नहीं बनाने देनी। तो फिर आप पहले ही जब ये अनाउंस कर दें तो फिर इलेक्शन तो फिर ख़त्म हो गया ना, फिर तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं रहा, तो एक मजाक बन गया
तो ये वाली जो है हमें सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें भी फिल वक्त हुकूमत को लगता है कि शायद उनकी फेवर में है, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ों का मलबा खुद इन्हीं पे गिरेगा, और कैसे इनको सिस्टम मक्खन में से बाल की तरह निकाल फेंकेगा इसका कोई अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। कुछ तो इंडिकेशंस आना शुरू हो चुकी हैं, बहुत से लोग ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि जनाब ये हुकूमत फेल हो चुकी है, बजट के बाद इनको फारिग कर दिया जाएगा, कोई नया सेटअप आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ही नून को भी बीच में से निकाल देंगे वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हो रही, मैं नहीं कह रही कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक प्रेशर जो है इस जमात के ऊपर इसको बढ़ाया जा रहा है। मैं आज फैसल वावडा का ट्वीट देख रही थी। फैसल वावडा आपको पता है सीधा सीधा वो खुद मानते हैं एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, जस्ट लाइक मोहसिन नकवी। तो वो कहते हैं कि उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, बड़े अरसे बाद उनकी वापसी हुई है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ यूँ कह लें कि अंदर की पॉलिसियाँ बाहर लेके आते हैं। तो फैसल वावडा साहब ने आज एक तारीफ़ी किस्म की ट्वीट की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए। उन्होंने कहा कि जी देखें, आप पहले आपने देखा कि जंग में बदतरीन शिकस्त दी इंडिया को, और फिर खित्ते तक ही उनकी कामयाबियां महदूद नहीं रहीं, बल्कि अब वो बैनुल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया के अमन के लिए खुद बतौर फ़र्दे वाहिद ज़बरदस्त किरदार अदा करें। अब इसमें जो ये वर्ड है फ़र्दे वाहिद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि वो मुआहदे के लिए कोशिशें करें, बल्कि अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग अपने हाथ से कर रहे हैं। अकेले फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे, और ये आप चंद दिनों या हफ्तों में होता देखेंगे कि आलमी रहनुमाओं के साथ अमन मुआहदे की तारीख इस्लामाबाद में रकम होगी। साथ में वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान और फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया नज़र आ रहे हैं। अब इस ट्वीट में वैसे तो अगर इसके आप रिस्पांस पे जाएं तो शायद आपको लगे कि ये इतना अहम नहीं है। मैं इसलिए बड़ी हैरान हुई कि हालांकि ज़ाहिर फैसल वावडा सेनेटर हैं और अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 8 घंटे गुजर गए उनकी ट्वीट को। तो इस ट्वीट के ऊपर जो व्यूज़ थे वो सिर्फ 4000 के करीब थे। जो इसको रीपोस्ट मिले, यानी कितने लोगों ने इसको रीपोस्ट किया, वो सिर्फ 10 रीपोस्ट थे 8 घंटे गुजरने के बाद। इस पे सिर्फ 54 लाइक्स उन्हें मिले, 54 लाइक्स, और जबकि 15 लोगों ने इस ट्वीट के ऊपर कमेंट किया। हालांकि अब ये उन्होंने कोई अपनी बारे में ट्वीट नहीं की थी, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने ट्वीट की थी, लेकिन मुझे हैरत थी कि इतनी वो कामयाबियां गिनवा रहे हैं और इतनी अहम शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्स बिल्कुल जो है वो क्यों ऐसा था कि बिल्कुल कम लोगों ने उसके ऊपर जो है जाके कोई किसी किस्म का रिएक्शन दिया या कोई उसके ऊपर बात की। और 15 जो कमेंट्स मैं जिनकी बात कर रही हूँ उसमें से भी मैंने जब कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो उसमें जो 10 से 12 कमेंट्स थे उसमें तनकीद ही की गई थी इस ट्वीट के ऊपर। तारीफ़ के शायद 2-3 ही कमेंट्स थे, जबकि 54 लाइक्स जो हैं वो इस ट्वीट को मिले। तो पहले तो मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात थी कि इतने अहम ट्वीट के ऊपर जो है वो इतना कम रिस्पांस अवाम का क्यों है, जबकि हम तो देखते हैं कि हुकूमत ये बताती है कि जी पूरी दुनिया इस वक्त फ़ैन हो गई है, तो दूसरी तरफ ख़ुद जो है वो पाकिस्तान में ऐसा सिर्फ रिस्पांस क्यों है। अच्छा, फिर जो इस ट्वीट में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये एक अहम ट्वीट था और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है अमन मुआहदे के लिए, और आपने देखा है सारी कोशिशें, सारी भाग दौड़ जो होती रही है और दुनिया ने सराहा है उसको, और उस पर यकीनी तौर पर ये एक काबिल सताइश बात है। लेकिन इस ट्वीट के जो लैंग्वेज है इसमें 2-3 अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप ये देखिए कि फ़र्द वाहिद जब वो कहते हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया नज़र आ रहे हैं, और तीसरी बात वो कहते हैं अकेले फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। तो ये तीनों बातें आपको क्या बता रही हैं कि जनाब ये हुकूमत कहीं नहीं है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इसहाक डार की कोई तारीफ़ नहीं है कि जी इस सियासी हुकूमत ने भी बड़ा किरदार अदा किया है, या जी फ़ौजी और अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर जो है ये अमन मुआहदे के लिए किरदार अदा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कोई फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने किसी यानी सियासी शख्सियत को इसमें हिस्सेदार नहीं बनाया कामयाबी में, बल्कि अकेले फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की है। तो ये आपको बेसिकली ये तासुर फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब के हवाले से फैसल वावडा साहब दे रहे हैं कि जनाब ये जो भी कामयाबी है और आगे वो कामयाबी जो है वो बिल्कुल हमकिनार होने वाली है।
तो ये जो कामयाबी है ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। तो ये बात जो है वो फैसल वावडा इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका इशारा लेके जाना चाह रही हूँ कि बेसिकली जो भी इस सिस्टम में कोई कामयाबी है वो अस्करी क़यादत के हिस्से में है, और जो भी इस सिस्टम की नाकामी है वो सारी सियासी क़यादत के हिस्से में आएगी। और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि जो सियासी क़यादत है नाम नेहाद, ये जो है किस तरीके से आपको चीखें मारती हुई दिखेगी, और ये वक्त मुझे कोई ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब तो एक गिलगित बल्तिस्तान में फ्लॉप किस्म की कैंपेन के बाद जनीवा चले गए हैं। पता चला है कि जी उन्होंने वहाँ जाके कोई चेकअप भी करवाना है। और कुछ दिन पहले मैं एक खबर सुन रही थी कि ईद पर मरीम नवाज साहिबा की कोई सर्जरी हुई है गले की, और पता चला कि शरीफ मेडिकल अस्पताल से उन्होंने ये सर्जरी कराई। और उसके ऊपर मैं देख रही थी कि एक दो लीगी रहनुमाओं ने ट्वीट किए हुए थे, जैसे सेनेटर अफनानुल्लाह ने किए थे, या मरीम औरंगजेब साहिबा वगैरह के ट्वीट थे, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि देखें मरीम नवाज साहिबा ने मुल्क के अंदर रहकर जो है वो अपना इलाज करवाया है, सर्जरी कराई है। हालांकि वो चाहती तो वो दुनिया में कहीं जाके भी अपना इलाज करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने देखिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि मुल्क के अंदर रह के अपना इलाज करवाया। तो मैं इस बात पे सोच रही थी कि जी बिल्कुल, कितना बड़ा एहसान अजीम कर दिया कि मुल्क के अंदर रह के इलाज करा लिया, बल्कि सरकारी खर्चे पे बाहर जाकर अवाम के टैक्स के पैसों से 12 अरब का जहाज़ खरीद कर उसमें बाहर जाके भी वो करवा लेती तो किसी ने उनका क्या बिगाड़ लेना था। और बड़ी उन्होंने, यानी ये लोग अगर मुल्क में रह रहे हैं या मुल्क में रह कर इलाज करवा रहे हैं तो उसको भी एक कोई नॉर्मल बात नहीं समझते, ये उसको एक एहसान अजीम समझते हैं कि जनाब इस कौम को देखें कितना बड़ा एहसान कर दिया इसके ऊपर कि जनाब हम यहाँ इन हस्पतालों में जो है वो इलाज करा रहे हैं। हालांकि वो भी इनका मतलब ज़ाहिर है फैमिली का अपना ही अस्पताल है। अब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिस भी वजह से उनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ हो। अब जनीवा में मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए तो भाई फिर उनका भी इलाज यहीं पे आप करवा लेते। फिर वहाँ आप जब ये इसको काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पर इलाज करवाया, तो ये काबिल फ़ख्र कारनामा जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी अंजाम दे लेते। फिर उन्हें वहाँ पर क्यों जनीवा भेज दिया गया चेकअप के लिए या जो भी मामला थे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे जो उन्होंने अभी चंद दिन पहले बाहर निकल कर खिताब किया और वो सब सोच रहे थे कि वो पता नहीं कोई बड़े गेम चेंजर साबित हो जाएंगे और लोग बड़े को वोट दे देंगे, लेकिन जिस अंदाज से उनके ऊपर तनकीद हुई और जिस तरह लोगों ने उसके ऊपर फीडबैक दिया, मेरा ख्याल है कि वो वैसे ही दिल बर्दाश्ता हो गए और शायद थोड़ी हवाखोरी के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। लेकिन बहरहाल ये भी इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि जी वो बाहर चले गए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना इलाज नहीं करवाया। लास्टली थोड़ी बात कर लेते हैं जी, शेख वकास अकरम और सुहेल आफरीदी साहब की आपस में तनकीदी जंग जारी है। और बात शुरू हुई जब शेख वकास अकरम ने कहा कि जी सुहेल आफरीदी ने अपने से ही ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जनाब आपने आना है तो आएँ एहतजाज में, वरना आलाकारी ना करें। उसके ऊपर दोबारा शेख वकास अकरम साहब ने कल अटैक किया और कहा कि जनाब हम तो सिर्फ इमरान खान के आलाकार हैं, हमारी तो किसी से मुलाकात नहीं होती, हमारे तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं है, हम तो मोहसिन नकवी से मिल नहीं सकते क्योंकि हम तो इश्तिहारी हैं। तो भाई जिनके हैं राब्ते जो मिल सकते हैं वो करवाएं ना इमरान खान को रिहा, और वो कोशिश करें कि वो उनका इलाज करवाएं और वो जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो उन्होंने जनाब सीधे सीधे हाथ झाड़ लिए कि जी मैं तो चूँकि इश्तिहारी हूँ लिहाजा मैं तो बरी ज़िम्मा हो गया, तो मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, आप चूँकि सिस्टम का हिस्सा हैं तो लिहाजा आप करें। तो भाई पहली बात तो ये कि सिस्टम का हिस्सा तो शेख वकास साहब भी हैं क्योंकि MNA भी हैं। दूसरी बात ये है कि इश्तिहारी आप ज़रूर हैं या जो भी आपके मामलात हैं केसेस के, लेकिन सवाल ये कि फिर आपको अगर लगता है कि आप एक फ़ाल किरदार अंजाम नहीं दे पा रहे, आप ग्राउंड पर आके एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप हालांकि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ेस टू फेस नहीं कर सकते अपने सामने रिपोर्टर्स को बिठाकर, कोई आप बाहर एहतजाज नहीं कर सकते, असेंबली में आके आवाज़ नहीं उठा सकते, तो जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दें, ताकि कोई ऐसा बंदा जो इश्तिहारी ना हो, जो फ़ाल किरदार अदा कर सके पार्टी के बयानिए के लिए, कम अज़ कम वो उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन शेख वकास ये भी नहीं करते और उल्टा आके जो TV प्रोग्राम्स हैं उसमें अपने ही लोगों के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये कि ये बात कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मिलते हैं या उनकी इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई
है, तो भाई रिसाई तो फिर अली अमीन की भी थी, मिलते तो वो भी थे। तो फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी मिलने वाले ही सिर्फ रिहा करा सकते हैं, तो फिर तो अली अमीन भी रिहा करवा सकते थे। और मैं समझती हूँ, मैं दिल से ही समझती हूँ कि अली अमीन ने ये कोशिश भी की कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो किरदार अदा कर सकें। मिल मिला के बातचीत की हद तक तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। और बल्कि एक दो मरतबा बड़ी सीरियस डील्स जो इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ही जो है वो रास्ता बने हैं। तो मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आकर अगर यूं महाज खोलेंगे तो आप किसका फ़ायदा कर रहे हैं? और वो कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर आप कोई बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो अगर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी मुलाकात के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें तो हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि जो ऐसी सजेशन दे आप उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दें कि भाई इसने ऐसी सजेशन ही क्यों दी। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी इनकी आपस में लड़ाइयाँ पहले भी हैं, मज़ीद भी होती रहेंगी। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग इस तरह की सिचुएशन में जब पार्टी प्रॉब्लम का शिकार है, ज़्यादा यूनाइटेड और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। और वो भी डिफरेंसेस आप लोग अपने घर में भी तय नहीं करते, बल्कि उसको भी मीडिया पर ले आते हैं, और मीडिया पर आकर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर मीडिया की रौनक भी बनती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये मीडिया का भी किरदार आप देखिए कि वो मीडिया जो अदरवाइज़ पीटीआई की कैंपेन जो भी इलेक्शन में उधर चल रही गिलगित में या नहीं करने दी जा रही, उन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देने के लिए ज़रूर हर रोज़ टॉक शो में बैठा होगा, हर रोज़ पूछ रहा होगा कि कितने एमपीए जो है वो सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ हैं, अलीमा खान से कितने लोग नाराज़ हैं, कौन से रहनुमा किस ग्रुप के साथ हैं, और कौन सा ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप की जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी सारे चस्के लेके इन इशूज़ के ऊपर जो है वो टॉक शोज़ कर रहे होंगे। इन इश्यूज़ पे टॉक शोज़ नहीं कर रहे होंगे कि जी कहाँ कहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ कहाँ जो है वो मीडिया का गला दबाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से अदालतें जो है वो एक आलाकार बनी हुई हैं। तो इन इश्यूज़ के ऊपर मीडिया बात नहीं करेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट होगा तो पीटीआई के हवाले से तो वो इन बातों में होगा कि इनकी लड़ाइयाँ कैसे डलवाई जाएँ, और तेज़ स्टेटमेंट कौन देता है, फिर उसके जवाब में दूसरे से स्टेटमेंट लो, और फिर रौनक भी लगाई रखो और आपस के डिफरेंसेस भी बढ़ाई रखो। आप भी खुश, मीडिया भी खुश, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश, और जनाब कबाड़ा जो है वो पार्टी का होता जाएगा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प एलिमेंट है। होती हैं आपस में पार्टीज़ की लड़ाइयाँ और लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया के लिए ये खबर नहीं होती, मीडिया के लिए ये खबर होती है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ यही खबर तो नहीं हुआ करती, उससे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो खैर सारा मीडिया ही ऐसा लगता है कि किसी अजीबो गरीबी एजेंडे पे है। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं या टॉक शोज़ कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।